प्रधानमंत्री ने वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन बात की। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों के साथ कोरोना खतरे से बचाव का भी ध्यान रखने को कहा। इस बार गणतंत्र दिवस कार्यक्रम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बने राजपथ पर होगा। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ एलईडी स्क्रीन लगाई जाएंगी ताकि लोग दूर से भी परेड को देख सकें। यही नहीं, इस साल मजदूरों और फ्रंटलाइन वर्करों के लिए सीटें रिजर्व होंगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रामन्ना ने सरकारों से भूख से होने वाली मौतों पर ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि भुखमरी खत्म करना सिर्फ चुनावी वादा न बनकर रह जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई कि मौजूदा आर्थिक हालात में गरीबों को कैसे 2 वक्त का खाना दिया जाए। कोर्ट ने पहले भी राज्य सरकारों को सामुदायिक रसोई बनाकर गरीबों को मुफ्त खाना खिलाने का आदेश दिया था, जिस पर कई राज्यों ने केंद्र से इस योजना को लागू करने की मांग की। इस पर केंद्र ने फंड की कमी को वजह बताया। ऑस्ट्रेलियन ओपन के आयोजकों ने जोकोविच के वैक्सीन और वीजा मामले से हुए विवाद पर टेनिस प्रशंसकों से खेद जताया। बड़ी खबर आई, चीन से लगातार 5वें साल चीन की जन्म दर गिर गई। पिछले साल यानी 2021 में चीन की जन्म दर 1000 लोगों पर 7.52 रही। मतलब कि 1000 लोगों की आबादी पर चीन में पिछले साल महज 7.52 बच्चे ही पैदा हुए। 1949 के बाद यह रिकॉर्ड गिरावट है। यह आंकड़े खुद चीन के ही द नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जारी किए। इनका मतलब साफ है कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश चीन तेजी से बूढ़ा हो रहा है। वहां लोग बच्चे पैदा करने से कतरा रहे हैं। संदीप बोल इस पर फिर जुड़ा हमारे साथ। संदीप, तो ये देश की जन्म दर इतनी घटती जा रही है, ये सबसे आबादी वाला देश है। जी किशोर, जिस तरीके से चीन ने लगातार जो है अपने यहाँ पे जबरदस्ती लोगों को दशकों तक सिर्फ वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत जो दबा के रखा, उसके बाद जब चीन ने देखा कि उनके यहाँ पे जो है जनरेशन गैप जो है बहुत ज़्यादा हो गया है और वहाँ पे जो यूथ है वो कम हो रहे थे, तो लिहाजा उन्होंने 2015 में इस वन चाइल्ड पॉलिसी को हटाया और कहा कि आप 2 बच्चे कर सकते हैं। लेकिन अब जो है लगातार पिछले 5 साल से उनकी जन्म दर जो है वो लगातार गिर रही है और यही वजह है कि चीन इस वक्त परेशान है। दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश चीन बूढ़ा हो रहा है, उसके पांव कब्र में लटके हैं। ये सामने आया है खुद चीन के ही द नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जरिए जारी किए गए आंकड़ों से। पता चला है कि पिछले साल यानी 2021 में चीन की जन्म दर 1000 लोगों पर 7.52 रही। मतलब कि 1000 लोगों की आबादी पर चीन में पिछले साल महज 7.52 बच्चे पैदा हुए। 2020 में यह आंकड़ा 1000 लोगों पर 8.52 था, लेकिन 2021 में चीन की जन्म दर और कम हो गई। और ये कोई पहली बार नहीं गिरी है। पिछले 5 साल से लगातार चीन का बर्थ रेट गिर रहा है और इस बार तो इतना गिर गया कि 1949 में जब से चीन की नींव पड़ी तब से उसकी जन्म दर सबसे कम रहने का ये एक रिकॉर्ड है। प्रति 1000 लोगों पर 10 से 20 के बीच की जन्म दर कम मानी जाती है। अगर चीन का बर्थ रेट 10 से भी नीचे जा चुका है, सिंगल डिजिट में। वहीं 2021 में चीन में 1,06,20,000 बच्चे पैदा हुए, जबकि इससे 1 साल पहले 2020 में वहां 1,20,00,000 बच्चे पैदा हुए थे। मतलब कि 1 साल में 13,80,000 बच्चे कम पैदा हुए। भले ही 2021 में चीन में 1,06,20,000 बच्चे पैदा हुए, लेकिन इसी दौरान वहां 1,40,000 लोगों की मौत भी हो गई। मतलब चीन की आबादी बढ़ने की दर 1000 लोगों पर सिर्फ 0.34 पर है। चीन की तेजी से गिरती इस जन्म दर ने उसकी सरकार की रातों की नींद हराम कर दी है। चीन का घटता बर्थ रेट उसके बर्बादी के दिन आने की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन की ज्यादा आबादी ही उसका सबसे बड़ा हथियार थी। चीन की अर्थव्यवस्था ने पिछले 3 से 4 दशकों में तेजी से तरक्की की, जो कि हो पाया उसकी ज्यादा आबादी की बदौलत। चीन में जनसंख्या ज्यादा थी, काम करने के लिए लोग ज्यादा थे, इसलिए वहां मजदूरी सस्ती थी। इसी बात का चीन की सरकार ने खूब फायदा उठाया। चीन दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए निवेश का अड्डा बन गया और उन्होंने अपना सामान बनाने के लिए चीन में फैक्ट्रियां लगा दी। अपनी जनसंख्या के बूते दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर चीन आर्थिक विकास के रथ पर सवार हो गया। लेकिन अब वो सिंहासन डोल रहा है। अब चीन की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। वहां काम करने के लिए पहले के मुकाबले कम लोग हैं और लेबर भी अब महंगी हो रही है। इसी वजह से चीन का दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब होने का रुतबा खतरे में पड़ गया है। बल्कि दुनिया की कई कंपनियां तो अब चीन से निकलकर वियतनाम, थाईलैंड और बांग्लादेश जैसे देशों में फैक्ट्रियां लगा रही हैं। मतलब चीन की घटती जन्म दर ही अब उसके आर्थिक विकास में रोड़ा बन सकती है। अब युवा ही कम होंगे तो टैक्स रेवेन्यू भी कम होगा। मतलब चीन की सरकार अपनी बूढ़ी आबादी के बोझ तले दब जाएगी। इस वजह से चीन की पूरी अर्थव्यवस्था धराशायी हो सकती है।
लेकिन सवाल यह है कि जिस देश में दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी रहती थी, वहां लोग बच्चे पैदा करने से कतरा क्यों रहे? तो चीन की सरकार ने दशकों पहले जो बोया था, वो अब उसे काट रही है। चीन की बूढ़ी होती जनसंख्या के पीछे खुद चीन की ही सरकार की दशकों पुरानी वो कुख्यात नीति जिम्मेदार है, जिसने चीन में लोगों को खून के आंसू रुला दिए थे। बात है 1970 के दशक की। चीन की आबादी बहुत ज्यादा थी, इतने लोगों को पालने के लिए संसाधन नहीं थे, भयानक गरीबी थी, चीन की सरकार से अपनी आबादी संभल नहीं रही थी। इसलिए उसने 1979 में जनसंख्या पर काबू पाने के लिए एक तुगलकी फरमान सुना दिया कि हर शादीशुदा जोड़ा सिर्फ एक ही बच्चा पैदा कर सकता है, सिर्फ एक बच्चा। ये थी चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी। अगर किसी दंपति के एक से ज्यादा बच्चे होते थे तो उन पर जबरदस्त फाइन लगते थे। वहां महिलाओं का जबरन अबॉर्शन तक करा दिया जाता था। 1979 से 2015 तक 36 साल तक चीन के लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक बच्चे पैदा करने की आजादी नहीं थी। 3 दशक बाद चीन को अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी के साइड इफेक्ट दिखने शुरू हो गए। वहां युवाओं की संख्या कम होने लगी। मतलब चीन की सरकार ने एक बच्चे की नीति बनाकर अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। मजबूरी में 2016 में उसे अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी से तौबा करनी पड़ी। वहां लोगों को 2 बच्चे पैदा करने की छूट दे दी गई। उस साल हालात थोड़े बेहतर तो हुए, लेकिन फिर चीन की जन दर गिरने लगी। और हाल यह है कि पिछले साल चीन की सरकार ने फिर अपनी फैमिली प्लानिंग की नीति में बदलाव किया और दंपतियों को 3 बच्चे पैदा करने की आजादी दे दी। अब बात यह है कि जब 2 बच्चों की छूट देने के बाद भी चीन में जनदर नहीं सुधरी, तो 3 बच्चे पैदा करने की आजादी का क्या फायदा मिलेगा? असल में दिक्कत यह है कि चीन के शहरों में गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया है। वहां महंगाई इतनी है कि लोग बच्चे पैदा करने से ही कतरा रहे हैं। खासतौर पर मिडिल क्लास दंपति तो ज्यादा बच्चों के बारे में सोचते तक नहीं। बच्चों की पढ़ाई महंगी है, उन्हें पालने में बहुत खर्च है, प्रॉपर्टी के रेट ज्यादा हैं कि लोगों के लिए घर खरीदना भी बजट से बाहर हो जाता है। शहरों में घर का भी खर्च, और फिर अब लोगों पर करियर का दबाव भी ज्यादा है। लोग अपनी बचत बच्चों पर खर्च करना ही नहीं चाह रहे। पिछले साल जब चीन ने एक जोड़े के बच्चों की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 की थी, तभी वहां पर सरकार के फैसले पर सवाल उठ रहे थे। लोग कह रहे थे कि नीति बनाने से ज्यादा चीन की सरकार को लोगों की आर्थिक मदद पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब लोगों के पास बच्चे पालने के लिए पैसे ही नहीं होंगे तो वो उन्हें पैदा क्यों करेंगे। सौ बात की एक बात यह कि चीन की सरकार ने नीतियां बनाकर वहां की जनसंख्या बढ़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है, लेकिन वहां वो इस समस्या की जड़ को नहीं पकड़ पा रही। चीन के युवा करियर के दबाव की वजह से जल्दी शादी नहीं कर रहे, जिस वजह से बच्चे होने में देरी होती है। और तो और वहां शहर में रहने वाली पढ़ी लिखी कई महिलाएं तो बच्चे पैदा करने के लिए तैयार भी नहीं है। हालांकि इसे ध्यान में रखते हुए चीन के दफ्तरों में मैटरनिटी लीव भी बढ़ा दी गई है, लोगों को कैश भी दिया गया, लेकिन उसका कुछ खास फायदा होता नहीं दिख रहा। दिल्ली में लागू कोरोना की पाबंदियों के खिलाफ सदर बाजार के दुकानदारों ने जमकर प्रदर्शन किया। उन लोगों ने आरोप लगाया कि वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन की दोहरी मार ने उनका धंधा ठप कर दिया। और इन नियमों में छूट देने की मांग करते हुए ये दुकानदार सड़क पर नारेबाजी करने उतर पड़े। उन लोगों के हाथों में ऑड इवन नियम हटाने के पोस्टर नजर आए। केवल महीने में 10 दिन खुलती है। अब 10 दिन अगर दुकान व्यापारी खोलेगा तो अपने एम्प्लॉइज को तनख्वाह कहां से देगा। दुकानदारों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग को नहीं माना गया तो वो सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाएंगे। जो थालियां बजाएंगे और सरकार को जगाएंगे, उसके बाद भी नहीं होगा तो हम यहाँ पर पटरियां भी लगाएंगे। इस दौरान उन लोगों ने आरोप लगाया कि बाजार की आधी दुकानें खुलने से लोगों की भीड़ और बढ़ गई है, जो ज्यादा खतरनाक है। सौ बात की बात है कि दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से सरकार ने दुकानों के लिए ऑड इवन पॉलिसी लागू की थी, जिसमें दुकानों के रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से एक दिन ऑड नंबर की दुकानें खुलती हैं, दूसरे दिन इवन नंबर की। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि इस वजह से उनका काम और मुनाफा दोनों आधे हो गए। अब उनकी मांग है कि दिल्ली में जब कोरोना के केस घटना शुरू हो गए तो सरकार को इस नियम को भी हटा देना चाहिए। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी गोवा में सुबह 11 बजे सीएम उम्मीदवार का ऐलान करने जा रही है। बताया जा रहा है कि पेशे से वकील अमित पालेकर रेस में सबसे आगे हैं। अमित पालेकर गोवा के भंडारी समुदाय से आते हैं और राज्य में इस समुदाय की आबादी करीब 35% बताई जाती है। विक्रांत यादव जुड़ रहे हैं। विक्रांत, ये नाम पक्का माना जाए? देखिए, बिल्कुल किशोर, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, अमित पालेकर ही वो नाम है। इसका ऐलान कल अरविंद केजरीवाल 11 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। अभी पिछले दिनों अमित पालेकर ने एक बड़ा अनशन भी गोवा में किया था हेरिटेज इमारत को तोड़ करके बंगला बनाने के खिलाफ, और उस समय अरविंद केजरीवाल ने उनकी काफी तारीफ भी की थी, वहां पर गए भी थे उनसे मिलने। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि गोवा में हर बड़े कार्यक्रम अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आते हैं। कल इसकी आधिकारिक घोषणा अरविंद केजरीवाल के जरिए होगी। सूत्रों का कहना है कि उनका नाम लगभग फाइनल है और वो रेस में सबसे आगे है।
शुक्रिया विक्रांत आपका। बिहार सरकार शराबबंदी कानून में जल्द संशोधन कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक शराबबंदी के मुद्दे पर घिरी नीतीश कुमार की सरकार कानून में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर चुकी है और उस प्रस्ताव को गृह विभाग और कानून विभाग को भेजा जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक नए प्रस्ताव में इस बात का जिक्र है कि शराब पीते हुए पकड़े जाने पर पुलिस के अधिकारी ऑन द स्पॉट फैसला करके आरोपी को छोड़ सकते हैं। अभी वहां यह कानून है कि शराब पीते हुए पकड़े जाने पर पुलिस थाने से ही जमानत मिलती है और आरोपी को 50,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ता है। नए प्रस्ताव में इस बात का जिक्र भी है कि शराब के साथ पकड़ी गई गाड़ी को भी जुर्माना लेकर छोड़ा जा सकता है, जबकि शराबबंदी के कानून के तहत शराब के साथ पकड़ी गई गाड़ी को पुलिस जब्त कर लेती है। खबर है कि आगामी बजट सत्र में इस प्रस्ताव को विधानसभा में पेश किया जा सकता है। असल में बिहार में जेडीयू की सहयोगी बीजेपी भी कई बार शराबबंदी कानून की समीक्षा की बात कह चुकी है और 2 दिन पहले नालंदा में जहरीली शराब से 13 लोगों की मौत के बाद कानून में संशोधन के मुद्दे ने ज्यादा तूल पकड़ लिया था। इस बीच जेडीयू नेता और पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने शराब के मुद्दे पर विवादास्पद बयान दे दिया। सिवान में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने शराब पीने वालों के समर्थन में सम्मेलन के आयोजन का ऐलान कर दिया। गांधी मैदान में सिवान हम पियकर सम्मेलन सम्मेलन कि पियला कितना लोग ना पियला कितना लोग बता लो। वहीं बिहार सरकार में जेडीयू की सहयोगी बीजेपी ने श्याम बहादुर सिंह के बयान पर निशाना साधा। बीजेपी नेता निखिल आनंद ने श्याम बहादुर के पियक्कड़ सम्मेलन वाले बयान पर तीखा तंज कसा। हो सकता है उनकी कोई व्यक्तिगत पीड़ा हो या फिर उम्र का तकाजा हो कि थोड़ी सी बहकी हुई बातें कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कोरोना टेस्ट बढ़ाने के लिए कहा। केंद्र सरकार ने राज्यों में कम होती कोरोना जांच की खबरों पर चिंता जताई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक खत लिखा और तुरंत टेस्ट की संख्या बढ़ाने की मांग की। पंजाब चुनाव से पहले पूर्व सेनाध्यक्ष जे सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। वो पिछला विधानसभा चुनाव अकाली दल के टिकट पर पटियाला से अमरिंदर सिंह के खिलाफ लड़े थे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 8 फरवरी को लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ एक वर्चुअल जनसभा में हिस्सा लेंगी। इसके बाद वो वाराणसी भी जाएंगी। दिल्ली के सुल्तानपुरी में एक पार्क में अचानक गोलियां चलने से इलाके के लोग दहशत में आ गए। वहां हुई इस गोलीबारी में एक की मौत हो गई जबकि एक आदमी घायल हो गया। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया। चुनावी राज्यों में कोरोना के खतरे से बचने के लिए हाईटेक तैयारी की है। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन सिस्टम के इस्तेमाल की तैयारी की जा रही है, क्योंकि इस सिस्टम की वजह से एक ऑडिटोरियम में बैठे लोगों को कोरोना के खतरे से बचाया जा सकता है। अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसे ऑडिटोरियम में लगे एसी में इस्तेमाल किया जाएगा और उसके साथ एक अल्ट्रावायलेट स्कैनर लगा दिया जाएगा, जिसकी वजह से एसी से गुजरने वाली हवा स्कैन होकर निकलेगी और अगर उसमें कोरोना वायरस होगा तो वो नष्ट हो जाएगा। फैन से हवा अंदर आ रही है जी, वहां पे एक जगह जहां से फैन में हवा अंदर आ रही है वहां पे हम लोगों ने यूवी लाइट का किया हुआ है। यानी कि इस सिस्टम के लगने के बाद अगर संक्रमित शख्स ऑडिटोरियम में पहुंच भी जाता है तो दूसरों को इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन आता है तो ये वायरस को ये सिस्टम किल करने के लिए, उसको मारने के लिए काफी है। इस तकनीक का इस्तेमाल संसद में भी किया जा रहा है और अब चुनाव वाले राज्यों में इस्तेमाल करने की तैयारी है, जिसकी मदद से करीब 300 लोग इंडोर मीटिंग कर सकते हैं। चुनावी राज्यों में ये अल्ट्रावायलेट सिस्टम लगाया जा रहा है। सौ बात की बात यह कि कोरोना के खतरे की वजह से इस बार के चुनाव में कई पाबंदियां लगाई गई हैं, जिनसे एक जगह भीड़ जुटाने पर पाबंदी शामिल है जिनमें, लेकिन इस नए सिस्टम से कुछ राहत मिल सकती है क्योंकि अगर संक्रमित शख्स किसी बंद कमरे में आ भी गया तो इन्फेक्शन का खतरा नहीं होगा। वैसे अभी इस सिस्टम के तहत काम करना बाकी है। बीजेपी सांसद रीटा बहुगुणा जोशी ने अपने बेटे के लिए लखनऊ कैंट विधानसभा से टिकट की मांग की, जिसके लिए उन्होंने खुद को अपनी प्रयागराज की लोकसभा सीट छोड़ने के लिए भी तैयार बताया। मैं लोकसभा से रिजाइन कर दूंगी, इस आधार पर उनका टिकट ना रोका जाए कि मैं सांसद हूं। सर्दियां आते ही रेलगाड़ियों का देर से चलना भी शुरू हो गया। अभी तक 54 ट्रेनों के कोहरे की वजह से रद्द होने की खबर है। रेलगाड़ियों में खास तरह के डिवाइस लगाए जाने के बावजूद कोहरे के मौसम में रेलें वक्त के वेल की पाबंद नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि जीपीएस तकनीक की मदद से फॉग सेफ डिवाइस केवल यह बता पाता है कि रेलगाड़ी से रेलवे सिग्नल कितनी दूरी पर है। सिग्नल आने वाला होता है तो वो कितनी दूर है हमारे लोको से, हमारे इंजन से, लोको पायलट की नजर से लगभग कितना दूर है,
वो इस पे फ्लैश होता है इसके डिस्प्ले पे। लेकिन ये पता नहीं चल पाता कि सिग्नल लाल होगा, हरा होगा या पीला, यानी विजिबिलिटी जितनी कम होगी ड्राइवर को सिग्नल का उतनी ही देर से पता चलेगा। हालांकि इस तरह के डिवाइस हर ट्रेन में लगाए जाते हैं। मेल का है, पैसेंजर का है, राजधानी या शताब्दी है, कोई सी भी गाड़ी है, चाहे मालगाड़ी है, ड्राइवर की ऑन ड्यूटी करने के साथ ही एक ये इंस्ट्रूमेंट ड्राइवर साहब को उपलब्ध करा दिया जाता है। बड़ी संख्या में ट्रेनें कोहरे की वजह से अपने तय समय से देरी से चल रही हैं, जिसकी वजह से स्टेशनों पर यात्री घंटों तक अपनी रेलगाड़ी का इंतजार करने के लिए मजबूर हैं, जबकि कोहरे का मौसम फरवरी तक बना रह सकता है। मतलब यह कि मौसम की मार ट्रेनों पर अभी 1.5 महीना और बनी रहेगी, जिसकी वजह से पहले से 80 रेलगाड़ियां बंद की जा चुकी हैं। ये 80 रेलगाड़ियां वो हैं जो रोज चलने वाली हैं। इनके अलावा 100 से ज्यादा ऐसी रेलगाड़ियां हैं जो लगातार देरी से ही चल रही हैं। बहुत सारी ट्रेनें ऐसे हैं जिनके रूट बदले जा चुके हैं। इनमें कुछ का तो रूट ही छोटा किया जा चुका है। रेलवे पिछले कई साल से ऐसी तकनीक पर काम करने की कोशिश में है जिससे कोहरे का असर रेलों पर ना हो, लेकिन ऐसा कोई रास्ता अब तक नहीं मिल पाया। जम्मू कश्मीर में सेना पर आतंकियों ने हमला किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने सेना की गाड़ियों को निशाना बनाने के लिए सड़क पर एक बम लगाया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस बम में हुए धमाके से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। लखनऊ में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई। इसके पहले दौर में एचएस प्रणॉय ने 21-14 और 21-18 से आसान जीत हासिल की। इनके अलावा समीर वर्मा को चोट की वजह से अपना मैच बीच में ही छोड़ना पड़ा और वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर के जंगलों में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच एक मुठभेड़ हुई। इसमें सुरक्षा बल ने 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया, जबकि एक जवान घायल हो गया। यूपी के अलीगढ़ में हाईवे पर एक बस और ट्रक की टक्कर हो गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख जताया और जिला प्रशासन को तुरंत घायलों की मदद का निर्देश दिया। राजस्थान में कब्रिस्तान और शमशान पर सियासी घमासान छिड़ गया। वहां की गहलोत सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 100 करोड़ का कोष बनाया है, जिसमें मदरसों और कब्रिस्तान के विकास के लिए पैसे आवंटित किए गए हैं। और बीजेपी ने इसी बात पर सवाल उठाया और पूछा कि राज्य सरकार शमशान के लिए पैसे क्यों नहीं दे रही। ये घोषणा की होती तो अच्छा रहता कि हिंदुओं के भी सारे के सारे शमशान घाट हैं, उन पर बाउंड्री बनाएंगे। लेकिन गहलोत सरकार की दलील है कि वो जो धनराशि दे रही है वो केवल मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं, बल्कि सिख, बौद्ध और जैन समुदाय के लोगों के विकास के लिए भी है। अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख सब आते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक कॉलेज के प्रिंसिपल और एक असिस्टेंट प्रोफेसर के बीच किसी बात को लेकर मारपीट हो गई। इस हंगामे से ठीक पहले दोनों बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी किसी बात पर असिस्टेंट प्रोफेसर को गुस्सा आ गया और उन्होंने प्रिंसिपल पर हमला कर दिया। इससे पहले कि प्रिंसिपल कुछ समझ पाते, असिस्टेंट प्रोफेसर ने लपककर उनकी गर्दन पकड़ ली और पूरे जोर के साथ प्रिंसिपल को दीवार पर दे मारा। कुछ देर बाद बाहर खड़े स्टाफ के दूसरे लोग भी आवाज सुनकर अंदर आ गए और बीच बचाव की कोशिश करने लगे, लेकिन झगड़ा बंद नहीं हुआ। काफी देर तक दोनों के बीच बहस होती रही। मारपीट थमने के बाद कुछ देर तो असिस्टेंट प्रोफेसर कुर्सी पर बैठे रहे, लेकिन बाद में बहस करते हुए दफ्तर से बाहर निकल गए। सौभाग्य की बात यह कि प्रिंसिपल और असिस्टेंट प्रोफेसर के बीच इससे पहले भी कई बार बहस हो चुकी थी, लेकिन इस बार यह बात इतनी बढ़ गई कि नौबत हाथापाई तक आ गई। वो दोनों एक दूसरे से इतनी बुरी तरह उलझ पड़े कि दोनों को अलग करने के लिए बाकी टीचर्स को आगे आना पड़ा। तब कहीं जाकर यह हंगामा खत्म हुआ। बीजेपी और निषाद पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति बनने की खबर है। हालांकि दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे पर कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 15 से 17 सीटें निषाद पार्टी को देने पर सहमत हो गई। इनमें ऐसी 15 सीटें तो तय भी कर ली गई हैं जिन पर निषाद पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, जबकि 2 सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी चर्चाओं का दौर जारी है, लेकिन दोनों पार्टियां अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंची हैं। दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच 2 दिन से सीटों के बंटवारे पर चर्चाएं चल रही हैं, जो अब अंतिम दौर में है। गणतंत्र दिवस झांकी विवाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बंगाल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने गणतंत्र दिवस परेड में अपने राज्यों की झांकी को जगह नहीं दिए जाने पर केंद्र को चिट्ठी लिखी थी और फैसले पर फिर से विचार करने की मांग की थी, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों राज्यों के सीएम को चिट्ठी के जरिए जवाब दिया। और ममता बनर्जी को लिखी चिट्ठी में उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर बनी सीपीडब्ल्यूडी की झांकी का हवाला दिया और बताया कि देश की ओर से महान नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती को प्रमुखता दी जा रही है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में ममता बनर्जी को बताया कि इस बार सीपीडब्ल्यूडी की झांकी में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री
स्टालिन को भी चिट्ठी भेजी और उन्हें तमिलनाडु की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल नहीं किए जाने की वजह बताते हुए झांकियों का चयन पारदर्शी होने की बात कही और यह भी बताया कि इस बार 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रस्तावों में 12 को मंजूरी दी गई है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखी चिट्ठी के बाद राजनाथ सिंह ने झांकियों पर हो रहे विवाद के सुलझने की उम्मीद जताई। 100 बात की एक बात यह कि प्रधानमंत्री को बंगाल की झांकी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल नहीं किए जाने पर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनके और आजाद हिंद फौज के योगदान की स्मृति में बनाई गई झांकी को जगह देने की मांग की थी। जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें चिट्ठी लिखकर जवाब दिया और सीपीडब्ल्यूडी की झांकी के जरिए नेताजी के श्रद्धांजलि दिए जाने की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोगों को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने के लिए कैंपेन शुरू करने का ऐलान किया और अपील की कि जिन्हें भी मुफ्त बिजली चाहिए वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। 300 यूनिट मुफ्त पाएं, नाम लिखाएं और नाम न छूट जाए। कांग्रेस को समर्थन का ऐलान करने वाले मौलाना तौकीर रजा समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उसे बीजेपी से ज्यादा खतरनाक बता दिया। लेकिन अखिलेश यादव की सरकार मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा, खास तौर से मुसलमानों के लिए अगर कोई खतरनाक सरकार हो सकती है तो वो अखिलेश यादव की सरकार हो सकती है। तुम्हारे शहर में ये बेघरों को मान मिला मकान तो हिलता हुआ मकान मिला। 100 बात की एक बात कही विवेक ने, तू मुझसे पूछ कि उन पक्षियों पे क्या गुजरी जिन्हें उड़ान की खातिर न आसमान मिला। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।